अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिस्ट्री का आज टॉपिक है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1। और अब जो हमने आज से स्टार्ट की हुई है, दरअसल ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। बाकी जो हमने पहले पढ़े थे, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो जो थे वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ थे। ये जो है ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। इनको भी हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं और फिर उनको पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज या ग्रुप वाइज भी इसको साथ साथ स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कोई भी चीज़ अपने अंदर से करंट पास कर सकता हूँ, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्टर या इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव या कंडक्टिव सब्सटेंस या सिंपल कंडक्टर। इस मार्कर से जो कि प्लास्टिक बेस्ड है, इससे करंट नहीं गुजरता, तो इसको आप कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, कपड़े से नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लोहा है, कोई मेटलिक सब्सटेंस है, उससे करंट गुजर सकती है। तो मेटल का लफ्ज़ जो है यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्सर जो मेटल्स होते हैं, अब आप सोच रहे कि मेटल क्या है, मेटल का एक अलग सा लेक्चर होगा, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं ये बताता चलूँ कि वो एलिमेंट्स, वो एटम्स जिनके अंदर सलाहियत है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे। अब कुछ एटम्स ऐसे हैं कि वो बड़े भूखे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं, वो वाले नहीं। ऐसे एटम्स जिनका अपना इलेक्ट्रॉन उनसे भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उनसे वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता हूँ, जिसके नतीजे में उन पर प्लस का चार्ज आ जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेटल का नाम देते हैं, मेटल। ठीक है, मेटल या मेटल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है? मेटल है। ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो शुरू के ग्रुप से ग्रुप नंबर 1 और 2, 3 तक जो है मेटल है, उसके बाद वो सारा का सारा नॉन मेटल हो जाता है। सो बहरहाल हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे कि कंडक्टर किस चीज़ को कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि करंट पास करने का तरीका, क्यों करंट पास होता है। अगर मैं एक कंडक्टर ले लूँ, सपोज़ करते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, चलो मैं इसको बता दूँ, ये हमारे पास वायर है। वैसे ये वाला टॉपिक बड़े डिटेल से फिजिक्स में हम जाके पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। 5 मिनट का टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग आपके लिए बना देता हूँ। आपको पता है कि जो भी वायर हो, जो भी उसके अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, राइट? एटम्स होते हैं। और एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब मैं तक ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो ये भी इसका न्यूक्लियस है, इसका भी अपना न्यूक्लियस है। अच्छा, ये प्लस फिलहाल न्यूक्लियस को शो कर रहा है। इसके अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इन न्यूक्लियस के साथ बड़े अच्छे मजबूत तरीके से जो है वो कनेक्ट है। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ मजबूती से अटैच है, वो फ्री नहीं हो सकते हैं। वो क्या नहीं हो सकते? वो फ्री नहीं हो सकते हैं। अगर ये फ्री नहीं है तो फिर ये करंट को कैसे कंडक्ट करेंगे? करंट को, ठीक है, करंट का मतलब यही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करे ना, इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करे, मूव करे, तब ये जाके फ्री होंगे, मूव करेंगे। अगर ये फ्री होंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन अटैच ही होंगे तो ये तो फ्री नहीं हो सकते हैं, ये तो करंट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ करंट कंडक्ट कर रहा है, उसकी वजह ये होती है कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये आसानी से लॉस कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन इनके थोड़ा सा बाहर लिख दूं ताकि जस्ट आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्होंने अपने शेल से लॉस किए हुए हैं। अब ये बड़े आराम से जो है ये मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव, दीज इलेक्ट्रॉन के नाउ मूव। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको चार्ज भी तो बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है, तो ये चार्जेस है हमारे पास, दरअसल क्या है? चार्जेस है। तो ये जो चार्जेस है ये मूव कर सकते हैं, जब ये मूव करेंगे तो करंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तक कंडक्ट, कोई चीज़ अगर कंडक्टर है तो उसके पीछे ये रीज़न है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, चार्जेस अगर फ्लो कर सकते हैं तो कंडक्टर है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये मैंने सॉलिड लिखा हुआ है और ये लिक्विड मैंने लिखा हुआ है।
करंट जो है वो सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा हमने देखा है, सॉलिड के अंदर करंट कंडक्ट हो सकता है क्योंकि ये सारे के सारे एटम्स है और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद का मतलब ये करंट कंडक्ट कर सकता है। तो मैं यू वाला इस तरह का एक निशान ड्रॉ कर लेता हूँ करंट को। लिक्विड में भी करंट मूव कर सकता है अगर वहाँ पर उस केस में हमारे पास क्या हो, अगर आयंस हो, लेट्स सपोज पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयंस हो, या मतलब इस तरह का अगर इस तरह तरतीब हो, फिर ये लिक्विड से भी करंट पास हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू, यहाँ पर लिखा हुआ है दो चीज़ें लिखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर क्या लिखा हुआ है, आयंस। तो ये आपके क्या है, ये आयंस है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। इस तरह अगर आयंस लिक्विड में मौजूद हो तो वो भी करंट पास कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अगर सॉलिड में हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो करंट पास कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ट्रेंड्स इसकी देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है। जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ थी वो आप देख रहे थे, वो पीरियड वाइज भी हमें बताया जा रहा था, ग्रुप वाइज भी हम देख रहे थे। इसका जो मैं देख रहा हूँ, इसका मुझे सिर्फ पीरियड में मिला, बुक में सिर्फ पीरियड में इसका क्या है। ग्रुप में भी थोड़ा मैं अपनी तरफ से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पीरियड 3 में आपको पता है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन, आर्गॉन, ये पीरियड नंबर 3 है। अगर आप पीरियड वाइज देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो स्टार्ट में इंक्रीज हो रही होती है दरमियान तक कुछ खास जगह तक, उसके बाद वापस डिक्रीज होती है। ग्राफ कुछ बड़ा प्यारा सा ग्राफ बनता है। आपको पता है कि अगर मैं कोई ग्राफ लिख दूं, अगर लाइन इसमें ऊपर की तरफ जा रहा हो, लाइन अगर ऊपर की तरफ, ये हमेशा इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। अब ये देखो कोई चीज़ बढ़ रही है और फिर एकदम से जो है वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं, और नीचे और नीचे। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखें। यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये पर दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट है, छठा एलिमेंट, इस तरह से अगर आप देखेंगे ना तो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो शुरू में बढ़ रही होगी और फिर कम हो जाएगी। इसके अलावा ग्राफ के अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो सोडियम की कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही होती है, ठीक है। सो इट इज़ कंडक्टर, मैग्नीशियम भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम उससे भी कंडक्टर है, और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। यानी सोडियम की कंडक्टिविटी मैग्नीशियम से कम है, सोडियम की मैग्नीशियम से कम है, मैग्नीशियम का फिर एल्यूमिनियम से कम है। अगर आप उसको उल्टा पढ़ोगे यहाँ से, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है। बहरहाल अगर आप लेफ़्ट टू राइट चलोगे तो आपको मिसाल इस तरह से, अगर सोडियम की कंडक्टिविटी 1 है तो मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पीरियड में बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये थ्रू आउट द पीरियड इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये एक ख़ास जगह तक इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद इसका जो हवाला है वो चेंज हो जाता है। तो एल्यूमिनियम तक जो वो तो मैक्सिमम होती है, जैसे कि ये ग्राफ है, इधर मैं आपके लिए एल्यूमिनियम लिखता हूँ, ठीक है। ये सोडियम वाला पॉइंट है, ये मैग्नीशियम का पॉइंट है, एल्यूमिनियम तक मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद जो है ये कम होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सिलिकॉन को मैं फ़िलहाल दरमियान में छोड़ रहा हूँ। सिलिकॉन के बाद जो भी एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, आर्गॉन है। क्या वजह है कि ये पीरियड में इतना जो है कानून के मतलब जो एक रूल चल रहा था उससे जो है ये डाइवर्ट हो रहे हैं? उसकी वजह ये है, अच्छा ये इसका पहले मैं बताऊंगा कि भाई क्यों ये इंक्रीज़ हो रहे थे, तो मैंने नहीं बताया था ना इसकी वजह क्या है, क्या इसकी वजह है। दरअसल अगर आप देखिए सोडियम और उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम है, उसके बाद फिर क्या है, एल्यूमिनियम है। सोडियम आपको पता है किस ग्रुप में आ रहा है, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। इसमें मैग्नीशियम किस में है, ग्रुप नंबर 2 में। एल्यूमिनियम किस में है, ग्रुप नंबर 3 में है। आपको ये भी पता है कि ग्रुप नंबर 1 का मतलब ये होगा कि इसके आखिरी शेल में लास्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो इसके पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा करंट होगा। इसीलिए सोडियम का इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मैग्नीशियम का वो ज़्यादा है सोडियम से, क्योंकि इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, जबकि एल्यूमिनियम का फिर मैग्नीशियम से ज़्यादा है क्योंकि इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो समझ आ गया कि चूँकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो सिलिकॉन फास्फोरस है, हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इधर 4 आएंगे, इधर 5 होंगे, ठीक है, इस तरह चलते चलते इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे होंगे। तो एक आम स्टूडेंट ये सोच रहा होगा यार होना तो चाहिए था कि कंडक्टिविटी और भी बढ़ रही होती, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन है, इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। वो रीज़न ये है कि ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेट सपोज ये एक एटम है, इसके पास बेशक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बेशक इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, लेकिन जब यही एटम अपने दूसरे इसी तरह के एटम के साथ, जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन हो, अब उसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, ये एटम इस एटम के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और इससे क्या बनता है, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करना शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन, जिनको आम हालत में फ्री होना था, फ्री इलेक्ट्रॉन होना था, अब ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है फ्री होने के लिए, बिकॉज उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाकर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ बिजी हो गए, अभी अवेलेबल ही नहीं है। सिंपल मॉलिक्यूल की सूरत इन्होंने इख्तियार की, इससे पहले आपको इनमें कोई मॉलिक्यूल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसमें तो वो अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रखते हैं, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रखते हैं, इसीलिए जो है इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो दूसरे अल्फाज में ये हमारे पास दरअसल किस में आ जाते हैं, नॉन मेटल में आ जाते हैं, ठीक है, वो अक्सर नॉन मेटल में आता है। तो इस तरफ से देखिए मेटल है, आज राइट की तरफ जाएंगे नॉन मेटल हो जाते हैं। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया। अब बीच में जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी इसकी है और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो है ना वो इसके दरमियान में है। सिलिकॉन जो है वो एक सेमी कंडक्टर है, किसके हवाले से, करंट के हवाले से, वो एक सेमी कंडक्टर है, और सेमी कंडक्टर भी फिज़िक्स का एक टॉपिक है, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे कि एक ख़ास कंडीशन के थ्रू जो है करंट अपने आप से गुजारता है और दूसरी कंडीशन में करंट अपने आप से नहीं गुजारता। तो इसीलिए मैंने तीर के निशान को इस तरफ भी कर दिया, उस तरफ भी कर दिया, और इसको दरमियान में लिखा। ये था बुक में जो था सिर्फ और सिर्फ पीरियड का मेंशन था, ग्रुप का मेंशन नहीं था। मैंने खुद इसको जब ग्रुप सर्च किया अपनी तरफ से, थोड़ा सा गूगल सर्च किया, इधर उधर से सर्च किया, तो ग्रुप में ये पता चला कि ग्रुप में होता क्या है। आपको पता है कि ये एक इतना एटॉमिक साइज़ होगा, और उसके बाद उसका थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद जो भी उसका उससे भी बड़ा होगा, और उसके बाद उससे भी बड़ा होगा। होता ऐसा है ना, इधर दिखाया जा रहा था कि लेट्स सपोज अगर ये सोडियम है, तो सोडियम के बाद पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम वगैरह है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी, जनरली ये डिक्रीज़, लेकिन स्टार्ट में ये था कि लिथियम जो है वो ज़्यादा कर रहा है, और फिर उसके बाद सोडियम बाकी सब कम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जनरल बताऊँगा। इसकी मैंने वजह पूछी कि भाई क्यों डिक्रीज़ हो रही है इन द ग्रुप में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ इलेक्ट्रिकल ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी इसको शो करें, ये डिक्रीज हो रही होती है। इसकी वजह वो ये बता रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया बता रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास भी आखिरी शेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही, तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ 1 चार्ज है, चाहे जो भी उसके पास 1 ही चार्ज है। अब देखो इसका एरिया कितना है, वो 2 है, लेट सपोज इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा है तो उसको मैं 3 कर लेता हूँ, इसका एरिया जो है उससे भी बड़ा है तो उसको मैं 4 कर लेता हूँ, इसका एरिया जो है उससे भी बड़ा है 5 कर लेता हूँ। अब देखें चार्ज पर यूनिट एरिया के हिसाब से इसमें 1 चार्ज है तो 1/√2, 1 चार्ज नीचे क्या एरिया है 1/2। इधर भी क्या करेंगे 1 तो चार्ज 1 ही है लेकिन एरिया बढ़ गया 1/3, ये 1/2 है, ये 1/3 है, इसको क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, इसको क्या करेंगे 1/5 कर देंगे। आप मुझे बताओ इसका आंसर बड़ा होगा
1/2 का आंसर बड़ा होगा, 1/3 का आंसर उससे छोटा होगा और 1/4 का आंसर उससे भी ज़्यादा छोटा होगा, जबकि 1/5 का आंसर उससे भी ज़्यादा छोटा होगा। ये जो है ये चार्ज पर यूनिट एरिया की बात हो रही है। तो चूंकि यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया छोटा हो रहा है, इसकी वजह से करंट जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। ये एक रीज़न मुझे उसमें मिला। बहरहाल ये आपकी बुक में मुझे नहीं मिला, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको अपनी तरफ से आपको ऐसा सच बता रहा हूँ। बुक में जो था वो यहाँ पर मौजूद था, इसकी रीज़न मौजूद थे जो आपको मैंने बता दिए कि ये क्यों बढ़ रहा है इसकी एक्टिविटी और फिर वो क्यों कम होती है, वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी। 5 मिनट का टॉपिक था, लंबा इसलिए कर दिया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि ये चीज़ वाकई में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा एक टीचर को बताने के, लेकिन जस्ट ये आदत है आपको बताया इस तरह से पढ़ाना। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।